हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। अगर आप भी सीआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे पास एबीएम सब्जेक्ट का फुल कोर्स अवेलेबल है, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं क्वेश्चन वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमैटिक वे में एबीएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज है वो इजीली एक्सेसिबल है। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो IIBF लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से। वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है आशीष। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे हमें मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज इस लेक्चर में हम लोग कंप्लायंस गवर्नेंस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट से इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कंप्लायंस गवर्नेंस स्ट्रक्चर का मतलब समझते हैं कि बेसिकली होता है। ठीक है, तो कंप्लायंस का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना। और हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उसके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉपर तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जाए, यानी कि कंप्लायंस किया जाए। ठीक है, तो जो कंप्लायंस गवर्नेंस स्ट्रक्चर है वो यूज किया जाता है कंप्लायंस करने के लिए। तो ये बेसिकली एक तरह का फ्रेमवर्क होता है जिसको ऑर्गेनाइजेशन इंप्लीमेंट करती है, ताकि ये इंश्योर किया जाए कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी फंक्शंस परफॉर्म किए जा रहे हैं, जितने भी एक्टिविटीज परफॉर्म किए जा रहे हैं, वो प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके परफॉर्म किए जा रहे हैं, ताकि जो कंप्लायंस है वो सही तरीके से हो सके। तो कंप्लायंस गवर्नेंस स्ट्रक्चर के अंदर हम बेसिकली रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन करते हैं कि एक एम्प्लॉय का क्या रोल है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साथ के साथ जो फंक्शंस परफॉर्म किए जाएंगे उसके प्रोसीजर्स को भी हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं, ताकि आगे चलकर किसी भी तरह की कंफ्यूजन ना हो और प्रॉपर तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके काम जो है वो किया जा सके। तो ये हमारा मीनिंग था कंप्लायंस गवर्नेंस स्ट्रक्चर का। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ कंप्लाइंग फंक्शन इंक्लूड। ठीक है, तो जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंप्लाइंस फंक्शन होता है उसके स्ट्रक्चर में हम क्या क्या चीजें इंक्लूड करते हैं। पहला देखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ऑडिट कमिटी ऑफ बोर्ड, मैनेजिंग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट कंप्लाइंस डिपार्टमेंट। तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो है करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि ये सभी ही हमारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं कंप्लाइंस फंक्शन के स्ट्रक्चर के। ठीक है, सबसे ऊपर आती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसके बाद ऑडिट कमेटी ऑफ बोर्ड, उसके बाद मैनेजिंग एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उसके बाद हमारी इंडिपेंडेंट कंप्लायंस डिपार्टमेंट जो है वो आती है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन विच सिनेरियो ऑडिट कमिटी ऑफ द बोर्ड मीट विद चीफ कंप्लायंस ऑफिसर ऑन अ क्वार्टरली बेसिस। यानी किस सिनेरियो के अंदर जो ऑडिट कमिटी ऑफ द बोर्ड है वो यहाँ पर चीफ कंप्लायंस ऑफिसर से क्वार्टरली बेसिस पे मिलेगी, उससे बात करेगी, डिटेल्स लेगी। ऑप्शन ए, ऑलवेज रिगार्डलेस सीसीओ रिपोर्टिंग लाइन, यानी कि जो सीसीओ है वो किसको रिपोर्ट करे ये मैटर नहीं करता, ऑलवेज यहाँ पर मीटिंग जो है वो की जाएगी ऑडिट कमेटी बोर्ड के द्वारा। ठीक है, उसके बाद इफ सीसीओ रिपोर्ट्स डायरेक्टली टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अगर हमारा जो सीसीओ है वो डायरेक्टली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिपोर्ट करता है तो उस केस में हमारा जो ऑडिट कमेटी ऑफ बोर्ड है उनको क्वार्टरली बेसिस पे चीफ कंप्लायंस ऑफिसर से मीटिंग करनी पड़ती है। या फिर इफ द सीसीओ रिपोर्ट डायरेक्टली टू द मैनेजिंग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, या फिर बोथ बी एंड सी। तो जो ऑप्शन सी है हमारा वो क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। यानी कि अगर हमारा जो सीसी है वो डायरेक्टली हमारा मैनेजिंग और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को रिपोर्ट करता है तो उस केस में जो ऑडिट कमेटी ऑफ बोर्ड है वो क्वार्टरली बेसिस पे चीफ कंप्लायंस ऑफिसर के साथ मीटिंग करेगी और जो भी डिटेल्स है उसको लेगी। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिगार्डिंग कंप्लायंस फंक्शन इंक्लूड। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो कंप्लायंस फंक्शन का जो स्ट्रक्चर है उसकी टॉप अथॉरिटी होती है। ठीक है, और टॉप अथॉरिटी होने के नाते इसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कंप्लायंस फंक्शन के रिगार्डिंग। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन कौन सी है? पहले देखो,
इंश्योरिंग एप्रोप्रिएट कंप्लायंस पॉलिसी इज इन प्लेस, यानी कि ये इंश्योर करना कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक प्रॉपर कंप्लायंस पॉलिसी जो है वो बनी होनी चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके फंक्शन परफॉर्म कर पाए। तो बिल्कुल ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसके बाद रिजॉल्विंग कंप्लायंस इशू इफेक्टिवली एंड प्रॉम्प्टली, तो जो भी कंप्लायंस इश्यूज होते हैं, जैसे कोई एम्प्लॉय अगर रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, कोई डिपार्टमेंट फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करना है, ठीक है, एफिशिएंटली और प्रॉम्प्टली, जल्दी से जल्दी। तो बिल्कुल ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसके बाद रिव्यूइंग कंप्लायंस फंक्शन एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन, जो कंप्लायंस फंक्शन है उसको रिव्यू करना कि हमारे जो कंप्लायंस फंक्शन है वो सही तरीके से परफॉर्म किए जा रहे कि नहीं किए जा रहे हैं, और साथ के साथ उसको इम्प्लीमेंट भी करना। तो बिल्कुल ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसके बाद टू कंडक्ट असेसमेंट ऑफ द कंप्लायंस रिस्क, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन कितना कंप्लायंस रिस्क फेस कर रही है उसको असेस करना। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। क्यों नहीं होती है? ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो हमारी कंप्लायंस डिपार्टमेंट की होती है, ठीक है, वो यहाँ पर असेस करेगा, फिर ये इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, और वो उसके बेस पर डिसीजन लेते हैं। पर खुद से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है असेसमेंट नहीं करते हैं कंप्लायंस रिस्क की। तो हमारा जो ऑप्शन रहेगा, ठीक है, तो जो हमारा ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन डी क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर ठीक कर लीजिए। फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, चौथी नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक थी, इसको इग्नोर कर दीजिएगा। तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, ठीक है। तो जो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर है इसके बारे में ऑलरेडी हमने पिछले लेक्चर में डिटेल में देखा था। ये हमारे कंप्लायंस डिपार्टमेंट का हेड होता है, जो कि सारी एक्टिविटीज कंप्लायंस से रिलेटेड उसको मैनेज करने का काम जो है वो करता है, ठीक है। अब इसके सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला देखो, इट शैल बी डन ऑन द रिकमेंडेशन made by senior executive level selection committee constituted by the board of the purpose, ठीक है। तो हमारा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसने एक सीनियर लेवल की सिलेक्शन कमेटी बैठाई है, ठीक है, और उसने यहाँ पर रिकमेंडेशन प्रोवाइड की है कि इस पर्सन को हमें चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की पोजीशन के लिए जो है अपॉइंट करना चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट करेक्ट है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पहले एक कमेटी बनाएगी, वो जो कमेटी है वो यहाँ पर रिकमेंडेशन प्रोवाइड करेगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। उसके बाद द कमिटी विल असेस कैंडिडेट्स recommended टू द बोर्ड बेस्ड ऑन मेरिट, ठीक है। तो जो कमिटी है वो कैंडिडेट्स को असेस करेगी, ठीक है, और जो हमारा बोर्ड है उसको रिकमेंडेशन प्रोवाइड करेगी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, यानी कि मेरिट के हिसाब से जो भी अच्छा कैंडिडेट होगा उसको रेकमेंड करेगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद बोर्ड शैल टेक फाइनल डिसीजन इन द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, यानी कि जो बोर्ड है वो यहाँ पर फाइनल डिसीजन लेगा कि चीफ कंप्लायंस ऑफिसर को कौन होगा, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव इज अ करेक्ट आंसर। यानी कि पहले एक कमेटी बनेगी, कमेटी यहाँ पर रिकमेंडेशन प्रोवाइड करेगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसके बेस पर डिसाइड करेगी कि किस कैंडिडेट को चीफ कंप्लायंस ऑफिसर बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द सम की फंक्शन अंडरटेकन बाय कंप्लायंस डिपार्टमेंट एट हेड ऑफिस टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंप्लायंस फंक्शन, ठीक है। तो देखो जब हम कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो एक हेड ऑफिस होता है, ब्रांच ऑफिस होता है, रीजनल ऑफिस होता है, ठीक है। हर ऑफिस के बेस पर हम एक कंप्लायंस डिपार्टमेंट जो है वो बनाते हैं ताकि प्रॉपर तरीके से कंप्लायंस किया जाए। अगर हम बात करें कि हेड ऑफिस के ऊपर हमने एक कंप्लायंस डिपार्टमेंट जो है इस्टेब्लिश किया है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन जिसको परफॉर्म करके हमारे जो ऑब्जेक्टिव है कंप्लायंस फंक्शन के उसे हम अचीव कर सकते हैं। तो इसमें से कौन सा फंक्शन है जो कि ये कंप्लायंस डिपार्टमेंट परफॉर्म करता है, जो कि हेड ऑफिस के लेवल पे अपॉइंट है? पहला, आइडेंटिफाइंग बिजनेस फंक्शन अंडर रेगुलेशंस एंड इंश्योरिंग क्लोज कॉपरेशन विद ऑपरेशंस, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? सबसे पहले इसका काम क्या है कि जो भी फंक्शंस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्म किए जा रहे हैं, ठीक है, जो फंक्शंस हमारे रेगुलेटरी गाइडलाइंस के अंदर आते हैं, रेगुलेशंस के अंदर आते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना। जैसे अगर कोई प्रोडक्ट यहाँ पर लॉन्च किया है मार्केट में, ठीक है, तो पहले आइडेंटिफाई किया जाएगा कि ये किन रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर जो है वो आते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमें इंश्योर करना है कि ये जो प्रोडक्ट हो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, यानी कि दोनों में मतलब हम प्रॉपर रूल्स को फॉलो करके जो है प्रोडक्ट को लॉन्च करें, ठीक है। उसके बाद असेसिंग कंप्लायंस रिस्क इन ईच बिजनेस लाइन, मॉनिटरिंग न्यू प्रोडक्ट एंड टू फॉर अधेरेंस, ठीक है। इसका मतलब क्या हो कि हमारे जो ईच बिजनेस लाइन है, जैसे रिटेल बैंकिंग, होलसेल बैंकिंग, अलग अलग लाइन है, तो उसके साथ कितना कंप्लायंस रिस्क जुड़ा हुआ है उसको असेस करना। साथ के साथ अगर हमने कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया है तो क्या वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग है, अदर कर रहा है, वो चीज भी हमें मॉनिटर करनी है, ठीक है। तो बिल्कुल ये फंक्शन होता है। उसके बाद इंश्योर प्रॉम्प्ट डिसमिनेशन ऑफ स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शन
टू हेड ऑफिस फंक्शनल डिपार्टमेंट। यानी कि जो हमारे फंक्शनल डिपार्टमेंट है, जैसे कि हमारे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट हो गए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गए, ठीक है, उनके जो हेड है, उनको समय समय पर रेगुलेटरी और स्टैट्यूटरी गाइडेंस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करनी है, ताकि वो उसके अकॉर्डिंग अपना काम जो है परफॉर्म कर सके। तो बिल्कुल ये हमारा फंक्शन होता है। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑल ऑफ द अबव इज अ करेक्ट आंसर। यानी कि ये सारे के सारे जो फंक्शंस है वो परफॉर्म किए जाते हैं कंप्लायंस डिपार्टमेंट के द्वारा, जिसको हम हेड ऑफिस लेवल पे अपॉइंट करते हैं। तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट कंप्लायंस फंक्शन डज द ओवरसीज कंप्लायंस डिपार्टमेंट अंडरटेक फॉर द ओवरसीज एस्टैब्लिशमेंट। ठीक है, अब जैसे आपको पता होगा कि जो बैंक है वो सिर्फ एक कंट्री के अंदर थोड़ी ऑपरेट करती है। जैसे अगर कोई इंडिया की बैंक है तो वो इंडिया में थोड़ी ऑपरेट करती है, वो दुनिया के बाकी देशों में भी ऑपरेट करते हैं, जैसे यूएसए हो गया, इंग्लैंड हो गया, ठीक है। तो कोई भी ऐसी एस्टैब्लिशमेंट या फिर ब्रांच, ठीक है, जो कि इंडिया से बाहर है, अगर हम इंडियन बैंक की बात करें तो वो कहलाते हैं हमारे ओवरसीज एस्टैब्लिशमेंट। यानी कि कोई भी एस्टैब्लिशमेंट जो हमने फॉरेन कंट्री में एस्टैब्लिश की है, ठीक है। अब देखो फॉरेन कंट्री में हमने एस्टैब्लिश कर दी, वहां पर क्या रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, ठीक है। तो हमें उसको भी फॉलो करना जरूरी है, और वहां पर भी हमें एक कंप्लायंस डिपार्टमेंट जो है वो बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो जो हमारा ओवरसीज कंप्लायंस डिपार्टमेंट है, उसको क्या क्या फंक्शन यहाँ पर परफॉर्म करने पड़ते हैं। पहला, इंश्योर दैट ओवरसीज ब्रांचेस आर यूजिंग अपडेटेड एंड रिव्यूड पॉलिसीज नॉट मोर देन 1 ईयर एगो। यानी कि ये इंश्योर करे कि जो ओवरसीज ब्रांचेस हैं, ठीक है, उनकी जो पॉलिसीज है ना वो अपडेटेड हो, रिव्यूड हो, और 1 साल से ज्यादा पुरानी ना हो, ठीक है। खास करके जो केवाईसी और एएमएल पॉलिसी है वो तो वेल स्टैब्लिश होनी चाहिए। उसके बाद obtain periodic certification confirmation from overseas establishment and strengthen the monitoring process। तो हमें समय समय बेसिस, समय समय के ऊपर पीरियोडिक बेसिस पे कई तरह के सर्टिफिकेशन और कंफर्मेशन ओवरसीज एस्टैब्लिशमेंट से लेते रहने हैं, ताकि जो मॉनिटरिंग प्रोसेस है उसको स्ट्रेंथन किया जा सके। नेक्स्ट क्या है, इंश्योर दैट कंप्लायंस ऑफिसर एट ओवरसीज ब्रांचेस आर कंडक्टिंग इंडिपेंडेंट कंप्लायंस टेस्टिंग एंड सबमिट द रिपोर्ट पीरियोडिकली करंटली एट क्वार्टरली इंटरवल्स। ठीक है, तो ये भी इंश्योर करना है कि जो कंप्लायंस ऑफिसर्स है जिन्हें हमने ओवरसीज ब्रांचेस में अपॉइंट किया है, वो इंडिपेंडेंट होके इंडिविजुअल बेसिस पे कंप्लायंस टेस्टिंग करे, और जो भी रिजल्ट है उसको हमें सबमिट करवाए क्वार्टरली बेसिस पे, ताकि हमें पता लग सके कि जो कंप्लायंस है उसका स्टेटस क्या है, कैसे कंप्लायंस को फॉलो किया जा रहा है। तो ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, इन विच सिनेरियो सीसीओ बी अ मेंबर ऑफ कमिटी। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारी कमिटीज जो है वो बनी होती है, ठीक है। तो कौन से सिनेरियो के अंदर जो सीसीओ चीफ कंप्लायंस ऑफिसर है वो किसी भी कमेटी का मेंबर जो है वो बन सकता है। पहला, द कमिटी डील्स विद परचेज एंड सैंक्शन। अगर कमिटी जो है परचेज एंड सैंक्शन से डील करे तो सीसीओ मेंबर बन सकता है। या फिर द सीसीओ हैज अ डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन कमिटी डिसीजन। यानी कि कमिटी ने जो भी डिसीजन लिया है उसकी वजह से जो सीसीओ है उसके ऊपर फाइनेंशियली कोई ना कोई इम्पैक्ट जो है वो पड़ रहा है। या फिर द कमिटीज रोल डज नॉट कंफ्लिक्ट विद सीसीओ कंप्लायंस रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि जो कमिटी का रोल है और जो सीसीओ का रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बीच में किसी भी तरह का कंफ्लिक्ट ना हो, झगड़ा ना हो, तभी मेंबर बन सकता है। या फिर द मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ डायरेक्टली इंस्ट्रक्ट द सीसीओ टू पार्टिसिपेट। यानी जो मैनेजिंग डायरेक्टर सीईओ उसने डायरेक्टली बोला कि आपको कमेटी का मेंबर बनना पड़ेगा। तो हमारा जो आंसर रहेगा ना वो ऑप्शन सी रहेगा। क्या मतलब हो इसका, कि हमारा जो सीसीओ तभी किसी कमेटी का मेंबर बन सकता है अगर हमारे सीसीओ का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रोल है, और जो कमेटी की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसमें किसी भी तरह का कंफ्लिक्ट ना हो। इसको एक एग्जांपल के साथ अगर मैं समझाऊं, तो मान के चलो एक एक्स वाई जेड कंपनी है, वहां पर हमारी एक एबीसी कमेटी है, जिसका काम क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एथिकल बिहेवियर को बढ़ावा देना, प्रमोट करना। यानी कि जितने भी इंप्लॉयज हैं उनका बिहेवियर एथिकल हो, वो ऑनेस्टी के साथ काम करें, फेयरनेस के साथ काम करें, ताकि एक पॉजिटिव कल्चर जो है वो डेवलप किया जाए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। अब देखो इसका जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बिल्कुल डिफरेंट है हमारे सीसीओ से, यानी कि चीफ कंप्लायंस ऑफिसर। चीफ कंप्लायंस ऑफिसर का क्या रोल है कि उसे ये इंश्योर करना है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको प्रॉपर्ली यहाँ पर फॉलो करना। अब देखो इसके रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज और सीसीओ के रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में किसी भी तरह का कंफ्लिक्ट जो है वो नहीं है, ठीक है। तो इस केस में हमारा जो सीसीओ है वो इस कमेटी का जो मेंबर है वो बन सकता है, ठीक है। अब देखो एक और सिचुएशन मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, सेम चीज, ठीक है। तो इस ये जो कमेटी है एथिकल बिहेवियर, उसने ना एक न्यू स्कीम यहाँ पर लॉन्च की है। स्कीम के अकॉर्डिंग जो भी पर्सन यहाँ पर
रिपोर्ट करेगा किसी भी पर्सन के अनएथिकल बिहेवियर को, उसको यहाँ पर इंसेंटिव जो है वो दिए जाएंगे। अब देखो क्या होगा ना, इस इंसेंटिव के लालच में कई लोग धोखेबाजी करेंगे, यानी कि किसी ने अगर एथिकल बिहेवियर मतलब अनएथिकल बिहेवियर परफॉर्म नहीं भी किया है तो उसकी भी रिपोर्ट करेंगे। अब इस केस में देखो क्या होगा कि इसके रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज और इसके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कंफ्लिक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका पर्पस क्या है कि प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें, ठीक है। और ये इसका पर्पस तो वैसे तो एथिकल बिहेवियर है, पर क्या हुआ कि इसने ऐसी स्कीम लॉन्च की जिसकी वजह से रूल्स एंड रेगुलेशन को वॉयलेट किया जाने लगा। तो अगर इस तरह का कोई कंफ्लिक्ट है तो उस केस में ये मेंबर जो है वो नहीं बन सकता है। अब इसके ऊपर कई तरह की केस स्टडीज जो है वो बन सकती हैं। तो अगर आपको ये जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो गया तब आप आंसर यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, द सीसीओ कैन पार्टिसिपेट इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कमेटी एक्सेप्ट, ठीक है। तो सीसीओ इन सभी कमेटी में पार्टिसिपेट कर सकता है, पर किस कमेटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता? पहला, ऑडिट कमेटी ऑफ द बोर्ड कर सकता है, क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बिल्कुल कर सकता है, कमेटी फॉर ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट इसमें भी कर सकता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कमेटी तो इसके इसके अंदर नॉर्मली नहीं करता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट से उसका कोई लेना देना यहाँ पर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, ए डिपार्टमेंट डिजाइन कंप्लायंस ऑफिसर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पर एक डिपार्टमेंट लेवल पर कंप्लायंस ऑफिसर को अपॉइंट किया है, डिपार्टमेंट लेवल पे जैसे हमारा यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन के कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं ना, तो उनके लिए अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं। तो उसके एक डिपार्टमेंट के लिए हमने कंप्लायंस ऑफिसर बनाया, तो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है? पहले देखो, आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल कंप्लायंस इश्यूज विद इन देयर डिपार्टमेंट, यानी कि डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी कंप्लायंस इश्यूज हैं उनको आइडेंटिफाई करना, यानी कि जहां पर भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को वॉयलेट किया जा रहा है उसको आइडेंटिफाई करना। उसके बाद टू एक्ट ऑन कंप्लायंस इशूड आइडेंटिफाइड बाय सेंट्रल कंप्लायंस डिपार्टमेंट, यानी कि जो सेंट्रल कंप्लायंस डिपार्टमेंट है उसने जो भी कंप्लायंस इश्यूज को फाइंड आउट किया है, ठीक है, उसके ऊपर एक्ट करना है, यानी कि उनको दूर करने की कोशिश जो है वो करनी है। उसके बाद कोऑपरेटिंग विद सेंट्रल कंप्लायंस डिपार्टमेंट ड्यूरिंग द टेस्टिंग, अगर टेस्टिंग की जा रही है किसी भी तरह की तो उस केस में सेंट्रल कंप्लायंस डिपार्टमेंट के साथ प्रॉपर्ली जो है वो कोऑपरेट करना है। डेवलपिंग इंप्लीमेंटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन कंप्लायंस रेगुलेशन, तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो डिपार्टमेंट लेवल पे जो कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है उसकी नहीं होती। क्यों नहीं होती मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो हमारा सेंट्रल कंप्लायंस ऑफिस डिपार्टमेंट होता है, सेंट्रल लेवल पे जो काम करता है ना, वो यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को बनाता है और इम्प्लीमेंट करता है, और इसका काम करना होता है एसोसिएशन का, यानी कि ये एसोसिएट करेगा सेंट्रल कंप्लायंस डिपार्टमेंट के साथ ताकि इसको प्रॉपर्ली डेवलप और इम्प्लीमेंट किया जा सके। पर प्राइमरली ये डेवलप और इम्प्लीमेंट नहीं करता है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट रिगार्डिंग द बैंक कंप्लायंस फंक्शन इंक्लूड, ठीक है। तो जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है बैंक कंप्लायंस से रिलेटेड उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करता है, ठीक है। अब इसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो पहली देखो, टू प्रोवाइड द कंप्लायंस डिपार्टमेंट विद सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट स्टाफ स्ट्रेंथ टू इंश्योर दैट कंप्लायंस रिस्क विद इन द बैंक इज मैनेज इफेक्टिवली, ठीक है। यानी कि इसका एक इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो कंप्लायंस डिपार्टमेंट है उसको सफिशिएंट स्टाफ जो है वो प्रोवाइड किया जा सके ताकि जो कंप्लायंस रिस्क वो उसको प्रॉपर्ली मैनेज किया जा सके। तो बिल्कुल ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो होती है, ठीक है। उसके बाद इट विल आइडेंटिफाई द स्टाफ who preferably have knowledge of law, accountancy, information technology, and also adequate practical experience in various business line and audit inspection function। तो ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। देखो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का सिर्फ इतना काम नहीं होता है कि सफिशिएंट स्टाफ देना है। सफिशिएंट स्टाफ का मतलब है कि क्वांटिटी में भी और क्वालिटी में भी, यानी कि जिस जो पर्सन है उसके अंदर वो क्वालिटीज होनी चाहिए जो कि एक कंप्लायंस ऑफिसर के अंदर होनी चाहिए या फिर कंप्लायंस स्टाफ के अंदर जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद द कंप्लायंस स्टाफ शुड हैव sound understanding of compliance laws, rules, standards and their practical impact on the बैंक्स ऑपरेशन, ठीक है। यानी कि जो कंप्लायंस स्टाफ है उसके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कौन कौन से कंप्लायंस लॉज हैं, रूल्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं और उनका बैंक ऑपरेशंस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसके बारे में नॉलेज जो है वो होनी चाहिए ताकि वो उसके हिसाब से कंप्लायंस रिस्क को मैनेज करवाए। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। तो ये सारी की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की जो है वो होती है, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट देखो क्या है, द लर्निंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इन द बैंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, ठीक है। तो जो लर्निंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होती है उसकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है रिगार्डिंग द कंप्लाइंस फंक्शन। तो कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और कौन सी नहीं होती है? पहली, प्रोवाइडिंग रेगुलर ट्रेनिंग टू कंप्लाइंस स्टाफ ऑन रेलेवेंट लॉज एंड रेगुलेशन, ठीक है। तो रेगुलरली बेसिस पे जो कंप्लाइंस स्टाफ है उसको रेलिवेंट लॉज और रेगुलेशन के रिगार्डिंग ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है ताकि उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, नॉलेज है, वो इंक्रीज हो सके। ऑफरिंग कोर्सेज ऑन न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इंट्रोड्यूस्ड बाय बैंक, तो जो भी नए प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज ऑफर किए गए हैं उसके ऊपर क्या क्या लॉज यहाँ पर एप्लीकेबल है, रूल्स कौन कौन से हैं, उसके रिगार्डिंग कोर्स जो है वो बनाना है, वो ऑफर करना है एम्प्लॉयज को ताकि वो उसके बिहाफ पर नॉलेज गेन कर सके। उसके बाद इंक्लूडिंग कंप्लायंस रिलेटेड मॉड्यूल्स इन द बैंक ई लर्निंग प्रोग्राम, तो जो ई लर्निंग प्रोग्राम है उसके अंदर कंप्लायंस रिलेटेड मॉड्यूल्स को भी इंक्लूड करना है ताकि कंप्लायंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके। कंडक्टिंग ऑडिट टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ द बैंक्स कंप्लायंस फंक्शन, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये तीन हमारी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पर चौथी नहीं होती, क्योंकि इसका काम नहीं होता है ऑडिट को कंडक्ट करना, वो हमारी कंप्लायंस डिपार्टमेंट का होता है। इसका काम होता है सिर्फ स्टाफ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी, उनकी जो कॉम्पिटेंस है उनको इंक्रीज करना, इंप्रूव करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, डैश इज द सिस्टम, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड प्रोसेसेस affected by board of director, management and other personnel to safeguard bank assets, limit or control फॉर अचीविंग बैंक ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो मैं पहले आपको बता दूं, ऑप्शन डी इंटरनल कंट्रोल इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इंटरनल कंट्रोल बेसिकली कुछ सिस्टम होते हैं, पॉलिसीज होते हैं, प्रोसीजर होते हैं जिनका यूज करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर मैनेजमेंट ताकि जो बैंक की एसेट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, उसको सेफगार्ड किया जा सके, साथ के साथ बैंक जो रिस्क यहाँ पर ले रहा है उसको कम किया जा सके या फिर कंट्रोल किया जा सके ताकि जो बैंक के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको यहाँ पर अचीव किया जा सके। तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इंटरनल कंट्रोल का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है कि बैंक की जितने भी इंटरनल ऑपरेशंस हैं उनको एफिशिएंसी के साथ एक्यूरेटली परफॉर्म किया जा सके ताकि जो लॉस वगैरह है वो कम से कम हो सके, हमारी एसेट भी प्रोटेक्टेड रहे और रिस्क भी कम से कम हो सके। नेक्स्ट देखो क्या है, ए प्रॉपर्ली डिजाइन ऑपरेशनल फाइनेंशियल इंटरनल कंट्रोल हेल्प्स बैंक्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सीनियर मैनेजमेंट टू, ठीक है। तो जो अगर हम एक प्रॉपर्ली ऑपरेशनल और फाइनेंशियल इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को डिजाइन करते हैं तो उससे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और सीनियर मैनेजमेंट को क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, वो क्या क्या चीजें परफॉर्म कर सकते हैं। पहला, सेफ गार्ड बैंक रिसोर्सेस, बिल्कुल सही है। अगर प्रॉपर तरीके से इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को डिजाइन किया गया है, इंप्लीमेंट किया गया है, तो जो इंटरनल रिसोर्सेज है बैंक के उनको सेफ गार्ड किया जा सकता है। उसके बाद प्रोड्यूस रिलायबल फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, ये भी बिल्कुल है। कैसे होता है, तो अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा है तो जो रिकॉर्डिंग है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की वो प्रॉपर होगी, जिससे जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं वो भी प्रॉपर तरीके से बन पाएंगे। उसके बाद कंप्लाई विद लॉज एंड रेगुलेशंस, ठीक है, तो ये भी सही है। अगर हम जो हमारे इंटरनल ऑपरेशन सही है, एक्टिविटीज हम सही परफॉर्म कर रहे हैं, तो रूल्स एंड रेगुलेशन को भी प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद इंडिपेंडेंट रिव्यू ऑफ बैंक एक्टिविटीज, तो ये नहीं होता है, ऑप्शन डी सॉरी, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर ये तीन जो है, ये जो तीन है ये हमारे बेनिफिट होते हैं एक प्रॉपरली डिजाइन ऑपरेशनल फाइनेंशियल इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को डिजाइन करने में और इम्प्लीमेंट करने में, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी ऑप्शन में मिस्टेक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तीन हमारे क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और चौथी चौथी यहाँ पर ये हमारा बेनिफिट नहीं होता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल ऑडिट, ठीक है। तो जो हमारा इंटरनल कंट्रोल है, इंटरनल ऑडिट है, उसके बीच में प्राइमरी डिफरेंस क्या होता है। तो मीनिंग इंटरनल कंट्रोल का मैंने आपको बता दिया, इंटरनल ऑडिट क्या होता है। इंटरनल ऑडिट के अंदर सिर्फ हम ये देखते हैं कि जो हमारे इंटरनल फंक्शंस हैं, ठीक है, जो इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सही है या फिर नहीं है। यानी कि इसमें हम एक तरह की, आप कह सकते हो कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, चेकिंग करते हैं। क्या करते हैं, चेकिंग करते हैं कि जो इंटरनल ऑपरेशंस हैं, इंटरनल रूल्स हैं, वो प्रॉपर है कि नहीं, ठीक है। अब ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, पहला देखो, इंटरनल कंट्रोल फोकस ऑन सेफ गार्डिंग एसेट्स मैनेजिंग रिस्क। जो इंटरनल कंट्रोल है उसका मेन पर्पज है कि एसेट्स को सेफ गार्ड किया जा सके और रिस्क को मैनेज किया जा सके। इंटरनल ऑडिट जो है उसका पर्पज होता है प्रोवाइड इंडिपेंडेंट रिव्यू एंड इवोल्यूशन। तो वो हमारे जो इंटरनल ऑपरेशन है वो कैसे है उनके बारे में एक रिव्यू प्रोवाइड करना है, कि इवोल्यूशन प्रोवाइड करना है, तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए ही हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है।
दोनों के बीच में डिफरेंस है, ठीक है। अब बात करते हैं बाकी ऑप्शंस की। तो इंटरनल कंट्रोल इंश्योर्स कंप्लायंस विद एक्सटर्नल रेगुलेशंस एंड इंटरनल ऑडिट एसेस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, तो ये बिल्कुल गलत है। उसके बाद इंटरनल कंट्रोल इज कंडक्टेड बाय एक्सटर्नल ऑडिटर, जो इंटरनल कंट्रोल है उसको एक्सटर्नल ऑडिट कंडक्ट करते हैं, पर इंटरनल ऑडिट को कौन मैनेज करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। या फिर इंटरनल कंट्रोल इवैल्यूएट्स ऑपरेशनल एफिशिएंसी व्हाइल इंटरनल ऑडिट इवैल्यूएट्स एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, तो ये सारे ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन ए इज आर करेक्ट आंसर, वो दोनों के बीच में प्रॉपर डिफरेंस जो है वो बता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। मतलब कि इसमें से ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो कि इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम का कंपोनेंट जो है वो नहीं होता है। पहला देखो, रिस्क असेसमेंट, कंट्रोल एनवायरनमेंट, ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज, कंट्रोल एक्टिविटीज। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ये हमारा कंपोनेंट नहीं होता है इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम का। बाकी रिस्क असेसमेंट, कंट्रोल एनवायरनमेंट और कंट्रोल एक्टिविटीज, ये तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ बैंक्स कंट्रोल एनवायरनमेंट, इसमें से हमारा जो बैंक कंट्रोल एनवायरनमेंट है एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कंट्रोल इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का। तो जो बैंक कंट्रोल इन्वायरमेंट है उसके जो एलिमेंट्स हैं इसमें से कौन सा है जो बैंक कंट्रोल इन्वायरमेंट का एलिमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बैंक कंट्रोल इन्वायरमेंट का मीनिंग समझो। जो बैंक कंट्रोल इन्वायरमेंट है ये बेसिकली हमें बताता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, जो मैनेजमेंट है, उसका कंप्लायंस को लेकर क्या एटीट्यूड है, ठीक है। उनका क्या यहाँ पर टोन है, ठीक है। साथ के साथ उनकी क्या कमिटमेंट है कंप्लायंस को लेकर। सिंपल भाषा में कहूँ तो जो ऑर्गेनाइजेशन वो कंप्लायंस को कितनी सीरियसली ले रहा है, उनके लिए कंप्लायंस कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, उसके बारे में हमें बैंक कंट्रोल इन्वायरमेंट के बारे में पता लगता है, ठीक है। तो हमारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, हमारे जो एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, जो बाकी मेंबर्स हैं, उनका कंप्लायंस को लेकर क्या एटीट्यूड है, क्या बिहेवियर है, ठीक है, उसके बारे में हमें कंट्रोल बैंक कंट्रोल इन्वायरमेंट से पता लगता है। अब इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, सबसे पहले देखो, द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ द इंस्टीट्यूशन, मैनेजमेंट फिलोसफी, ऑपरेटिंग स्टाइल, द इंटीग्रिटी एथिक्स एंड कॉम्पिटेंस ऑफ पर्सोनल, द इंटरेस्ट रेट ऑफर्ड बाय बैंक क्रेडिटर। तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ये बैंक के कंट्रोल एनवायरनमेंट का एलिमेंट नहीं है। बाकी ये जो तीन है वो हमारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है बैंक कंट्रोल एनवायरनमेंट के। तो इसके बारे में एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला जो एलिमेंट है वो हमें ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के बारे में बताता है कि जो इंस्टीट्यूशन है उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे कि जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो सेंट्रलाइज भी हो सकता है या फिर डिसेंट्रलाइज भी हो सकता है। सेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है कि सारे जो ऑपरेशन है उसको एक सिंगल जगह से ऑपरेट किया जा रहा है और जो मैनेज किया जा रहा है। डिसेंट्रलाइज के अंदर हमने ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, उनके पास सेपरेट पावर है, उनकी सेपरेट पॉलिसीज है, ठीक है। तो इस एलिमेंट से पता लगेगा कि ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। मैनेजमेंट फिलोसफी एंड ऑपरेटिंग स्टाइल, जो मैनेजमेंट है वो कैसे ऑपरेट कर रही है, जैसे कि वो फॉर्मल है यानी कि हर काम फॉर्मल तरीके से हो रहा है या फिर वो इनफॉर्मल है, उसके बारे में हमें पता लगता है। उसके बाद इंटीग्रिटी एथिक्स एंड कॉम्पिटेंसी ऑफ पर्सोनल, यानी कि जो पर्सोनल है वो कितनी इंटीग्रिटी के साथ एथिक्स को फॉलो करके काम करे और वो कितने कॉम्पिटेंट है उसके बारे में पता लगता है। नेक्स्ट देखो क्या है, डैश आर पॉलिसीज प्रोसीजर्स प्रैक्टिसेस एस्टैब्लिश टू हेल्प इंश्योर दैट बैंक एम्प्लॉयज फॉलो बोर्ड एंड मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शन थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो आंसर होएगा वो ऑप्शन सी रहेगा, कंट्रोल एक्टिविटीज। कंट्रोल एक्टिविटीज बेसिकली कुछ पॉलिसीज होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, प्रैक्टिसेस होते हैं जिनको इसलिए इस्टेब्लिश किया जा सके जाता है ताकि ये इंश्योर किया जा सके जो एम्प्लॉयज हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर मैनेजमेंट की जो इंस्ट्रक्शन है उनको प्रॉपरली फॉलो जो है वो कर रहे हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं तो अगर मान के चलो हमारी एक्स वाई जेड कंपनी है, ठीक है, उसने उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने एक क्लियर इंस्ट्रक्शन यहाँ पर प्रोवाइड की है एम्प्लॉयज को, तो जो कंट्रोल एक्टिविटीज है वो इंश्योर करता है कि ये जो इंस्ट्रक्शन है इसको जो एम्प्लॉयज है वो प्रॉपरली जो है वो फॉलो करें, ठीक है, किसी भी तरह की वायलेशन जो है वो ना हो सके। इसी को हम कंट्रोल एक्टिविटीज जो है वो कहते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट इसको इसलिए यूज करती है ताकि जो एम्प्लॉयज हैं वो प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन को परफॉर्म करके अपने फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंट्रोल एक्टिविटी यूज्ड इन बैंक, इसमें से कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो कि कंट्रोल एक्टिविटी नहीं होती है जो कि बैंक में यूज की जाती है। पहला, अप्रूवल्स ऑथराइजेशन फॉर ट्रांजेक्शन एंड एक्टिविटीज, यानी कि बैंक के अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन की जा रही है, एक्टिविटीज की जा रही है तो पहले हमें
अप्रूवल्स लेनी पड़ती है, ऑथराइजेशन करवानी पड़ती है, तो बिल्कुल ये एक तरह की कंट्रोल एक्टिविटी होती है, क्योंकि अगर ये ना हो तो जो एम्प्लॉयज है वो अपनी मनमर्जी से काम करेंगे और रूल्स एंड रेगुलेशन को वॉयलेट करेंगे। तो इसीलिए पहले कोई भी काम होने से पहले अप्रूवल ऑथराइजेशन जरूरी है। नेक्स्ट, रेगुलरली रिव्यू फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंपेयर टू बजट्स, यानी कि हमें रेगुलरली बेसिस पे देखना है कि हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसे रही है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको बजटेड परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करेंगे और पता लगाएंगे कि कहाँ कहाँ पे जो है वो कमियां रह गई हैं। ठीक है। उसके बाद एनकरेजिंग एम्प्लॉयज टू वर्क लॉन्ग आवर्स टू मीट डेडलाइन, तो हम एम्प्लॉयज को एनकरेज करें कि वो लंबे टाइम तक जो है वो काम करें, ज्यादा घंटे काम करें, ताकि हमारी जो डेडलाइंस है वो मीट हो जाए। या फिर सेपरेटिंग ड्यूटीज ऑन separating duties so one person cannot commit and conceal fraud। ठीक है, तो ऑप्शन डी, हम ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बाकी ये जो तीन है ये हमारे इंपॉर्टेंट कंट्रोल एक्टिविटी होती है बैंक के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम कैप्चर एंड इम्पार्ट timely information in a format that enables the board management and employees to carry out their responsibilities, which of these statement is not correct। ठीक है, तो पहले समझो कि जो हमारा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम है वो बेसिकली क्या करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जैसे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होगी या फिर कोई अदर इंफॉर्मेशन होगी, उसको कलेक्ट करता है। ठीक है, फिर इस इंफॉर्मेशन को एक ऐसे फॉर्म में हमारे बोर्ड और मैनेजमेंट को प्रोवाइड करता है या एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करता है, ताकि वो इंफॉर्मेशन के बेस पर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, अपने फंक्शंस को प्रॉपरली परफॉर्म कर सके। ठीक है, तो इन तीनों के रिगार्डिंग जो भी इसमें स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है वो हमें फाइंड आउट करनी है। पहला देखो, जो अकाउंटिंग सिस्टम है, अकाउंटिंग सिस्टम आइडेंटिफाई, असेंबल, एनालाइज, क्लासिफाई, रिकॉर्ड, रिपोर्ट बैंक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, यानी कि जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो बैंक के अंदर जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उनको प्रॉपर मैनर में रिकॉर्ड करता है, क्लासिफाई करता है। ठीक है, और उसकी रिपोर्ट बनाकर प्रोवाइड करता है हमारी मैनेजमेंट को, एम्प्लॉयज को, ताकि वो उसका यूज कर सके। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोड्यूस रिपोर्ट्स ऑन ऑपरेशंस, फाइनेंस एंड कंप्लायंस दैट इनेबल मैनेजमेंट एंड बोर्ड टू रन द बैंक। ठीक है, तो जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसका मेन काम क्या है कि बैंक के जो ऑपरेशन है, फाइनेंस है, कंप्लायंस है, उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट्स को जनरेट करके बोर्ड को प्रोवाइड करना, ताकि उस रिपोर्ट के बेस पर बैंक को चला सके, रन कर सके। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। उसके बाद कम्युनिकेशन इम्पार्ट इंफॉर्मेशन throughout the bank and to external parties such as regulators, examiners, shareholders and customer। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। जो कम्युनिकेशन है वो बेसिकली इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने का काम करती है, बैंक के अंदर भी और बैंक से बाहर जो हमारे एक्सटर्नल पार्टीज हैं जैसे रेगुलेटर, एग्जामिनर, उसके साथ भी। उसके बाद इट आल्सो आइडेंटिफाइंग इवैल्यूएटिंग पोटेंशियल रिस्क इंक्लूडिंग बोथ कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स एट बोथ इंडिविजुअल बिजनेस लेवल और अक्रॉस द एंटायर बैंक। तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ये जो काम है ना, ये हमारे रिस्क असेसमेंट कंपोनेंट का काम है। हमारा जो कंट्रोल, ठीक है, जो हमारा इंटरनल कंट्रोल था उसका एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या था, रिस्क असेसमेंट। तो रिस्क असेसमेंट का काम क्या होता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी पोटेंशियल रिस्क हैं उनको आइडेंटिफाई करना और इवेलुएट करना। अब ये जो रिस्क है वो कंट्रोलेबल भी हो सकते हैं, जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर ये अनकंट्रोलेबल भी हो सकते हैं। ये इंडिविजुअल बिजनेस लेवल पे भी हो सकते हैं या फिर ये एंटायर बैंक लेवल पे भी हो सकते हैं। तो जो ऑप्शन डी होगा ना वो हमारा क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर हमारा जो आज का टॉपिक था कंप्लायंस गवर्नेंस स्ट्रक्चर वो ओवर होता है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, और अगर आपको क्लियर हो गया तो फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में मैसेज करके जरूर बता दीजिए कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है। और अगर आप सिस्टमैटिक वे में एबीएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारे कोर्स में जरूर एनरोल कर लीजिए, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं क्वेश्चन वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमैटिक वे में एपीएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज है वो इजीली एक्सेसिबल है। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो आईआईबीएफ लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, और अगर आप एक आईओएस यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट आप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से। वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है आशीष। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए।
और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी होती है तो आप इस चैनल पे हमें मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।